टीवी 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा, प्रचारकों द्वारा एक अभियान शुरू कर दिया गया था जिसका नाम था मैं भी चौकीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने, हर एक समर्थक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार लिखा था। ये चौकीदार अचानक 2019 का लोकसभा चुनाव होते ही गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ देश बेचने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। चौकीदार को, ये इतने सारे जो चौकीदार 2019 के लोकसभा चुनाव में बने थे, उन्होंने इसे इसकी चौकीदारी करनी चाहिए थी और देश को बेचने नहीं देना चाहिए था। लेकिन पिछले मई के महीने में, मई 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई कि भारत में जो बेरोजगारी का दर है, जो स्तर है, वो 45 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और 25% से ज्यादा बेरोजगारी का प्रमाण जो है वो हो गया है। उसी को लेकर भारत के जो युवा है उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया है। वो अभियान क्या है, उन्होंने क्यों ये अभियान शुरू किया है, इसके पीछे उनका मकसद क्या है और इस प्रकार के अभियान से क्या कुछ सरकार पर असर होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में ही सरकार की अलग अलग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का रोजगार निर्माण करने में कितना लाभ हुआ है, ये भी हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर मोहन यादव जी बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ में भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी प्रेम कुमार गेडाम जी, जो दिल्ली से, नई दिल्ली से हमसे जुड़े हैं। इन दोनों मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत मैं मोहन यादव जी से करना चाहूंगा। मोहन जी, आपने ये अभियान शुरू किया है, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका अभियान क्या है और ये शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य रखकर ये आपने शुरू किया है? देश भर में बेरोजगारी जो है वो भयावह रूप ले चुकी है और अभी जो आपने बताया वो पिछले 45 सालों के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी। आज की जो वर्तमान की स्थिति है वो उससे भी ज़्यादा भयानक है। देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है बेरोजगारी, इस बेरोजगारी को सरकार जो है जो रोजगार देने में लोगों को नाकाम हो रही है। तो इस सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाने के लिए हम लोगों ने भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से देश भर में मैं भी बेरोजगार अभियान, मैं भी बेरोजगार नाम का अभियान हम लोगों ने चलाया है। ये अभियान 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई लगभग एक सप्ताह तक चलाया गया। और वर्तमान जो सरकार है, सरकार ने सत्ता में ये कह के आई थी सरकार कि हम प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार को खत्म करने का काम किया। बड़े पैमाने पर जो है लाखों की संख्या में विभिन्न सेक्टरों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है नौकरियां खत्म की गई। निजीकरण के द्वारा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां खत्म ही करने का काम की। इससे पहले सरकार ने नोटबंदी किया था, नोटबंदी में भी लाखों की संख्या में नौकरियां खत्म हुई थी। और अभी कोरोना महामारी को देखते हुए जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन में भी देश भर में लाखों की संख्या में नौकरियां खत्म हुई है। तो देश में बेरोजगारी एक भयावह रूप ले चुकी है और सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है। और सरकार की इस नाकामी को जनता के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं ला रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सरकार की वाहवाही करने वाले कार्यक्रम ही करती है, सरकार की वाहवाही करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस मुद्दे पे सरकार घिरती हुई नजर आती है या जो सरकार की नाकामी है वो जनता के सामने ला नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम अपने माध्यम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रोजगार के मुद्दे पर सरकार उसको देश की जनता के सामने लाए। तो इसलिए हम लोगों ने मैं भी बेरोजगार अभियान चलाया। निजीकरण के माध्यम से जो रोजगार समाप्त हो रहे हैं उसमें खास करके जो बहुजन समाज के जो युवा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के, इनके ऊपर ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि हमारा जो रिजर्वेशन है वो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में है। जब निजी क्षेत्र में जब निजीकरण किया जा रहा है, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के नवरत्न महारत्न कंपनियां थी उनको औने पौने दामों पर पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को देने का काम चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन है नहीं,
तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है निजीकरण का हमारे एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन समाज के युवा है उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो 9 आईएएस बनाए गए थे, जो बगैर एग्जाम के उन्होंने बगैर जो यूपीएससी का होता है एग्जाम और इंटरव्यू के बाद बनाया जाता है, ऐसे ही बना दिए गए। उसमें सारे के सारे, उसमें एक भी जो है बहुजन समाज से नहीं था। और तेजस एक्सप्रेस जो प्राइवेट ट्रेन चलाई गई उसमें भी जो भर्ती है वो किस आधार पे की गई, कोई उसका रिक्रूटमेंट नहीं था, क्योंकि वो निजी क्षेत्र का है। तो निजीकरण करने से हमारे युवाओं पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और जो थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व तो हम लोगों को देश की लोकतंत्र में रिजर्वेशन की वजह से मिला हुआ है, वो पूरी तरीके से निजीकरण इसको समाप्त करने का कार्य कर रही है। तो देश में जो जी बेरोजगारी की भयावह स्थिति है, और CMIE का एक आंकड़ा है कि उच्च शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी दर भारत में 60% है। आप सोच सकते जी हैं कि देश को किस स्थिति में कहां तक पहुंचा दिया गया है। उच्च शिक्षित युवा की जो बेरोजगारी दर है वो 60% है। तो देश में बेरोजगारी की बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है। इसको जनता के सामने लाने के लिए, सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर मैं भी बेरोजगार अभियान चलाया है। जी जी, मैं प्रेम कुमार जी गेडाम जी संकेत से जी। जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मोहन यादव जी ने भी बताया कि निजीकरण की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या निजीकरण यही एकमात्र कारण है देश में बेरोजगारी बढ़ने के पीछे, या उसके पीछे और अलग भी कारण है? पहली बात तो संकेत जी, जी बेरोजगारी बढ़ने के पीछे का जो मूल कारण है उसको समझना बहुत जरूरी है। निजीकरण से तो बढ़ोतरी हुई है। जी ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है नहीं है। देश को चलाने की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संविधान में 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसमें देश को कैसे चलाया जाए इसके लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से बेरोजगार युवकों को दूर रखने का ये बहुत बड़ा प्लानिंग है। यानी युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर रखने के लिए बेरोजगारी नाम का कार्यक्रम इस देश में शुरू किया गया है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेरोजगारों को, यानी जो युवा बेरोजगार है, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या केवल नौकरी यही एक कारण, यही एक समस्या है उनके सामने, या अलग अलग बेरोजगारी से अलग अलग समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती है? बेरोजगार युवाओं के सामने कई प्रकार की समस्या होती है। सबसे पहले जी जो बेरोजगार युवा होता है वो अपने परिवार पर बोझ की तरह होता है। माँ बाप जो है, जो अपने बच्चों को जो है लगभग, जो युवा होता है वो 25 साल 30 साल तक एजुकेशन ग्रहण करता है, हायर एजुकेटेड होता है, और उसके बाद जी भी उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो परिवार पर बोझ की तरह होता है। और इस वजह से युवाओं का जो उसकी मानसिकता जो होती है वो भी कुंठित होती है। और युवा क्या करता है, जो बेरोजगार युवा है वो गलत रास्ते की तरफ जाता है, या तो आत्महत्या करता है। वो जी दो कार्य करता है, या तो वो गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो, या दूसरा है कि वो आत्महत्या करता है। एक रिपोर्ट है जो हमारा NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसके मुताबिक हर रोज जो है 36 युवा बेरोजगारी की वजह से हर रोज 36 युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। जी तो इस प्रकार का जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसका ये आंकड़ा है। 2018 में जो बेरोजगार युवा है और जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों ने कुल मिलाकर के 2018 में 26,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और बेरोजगार युवाओं के सामने कई प्रकार की समस्याएं होती है। जी जी जी, ये आपने ये एक जिक्र किया है कि देश में जो बेरोजगारी है, उसमें 60% जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो शिक्षित है। एक है कि शिक्षा के अभाव में जिनका जिनका एजुकेशन ही कम हुआ है, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ जिनका एजुकेशन हुआ है, जो शिक्षित है, सुशिक्षित बेरोजगार जिसे कहा जाता है, तो ऐसे युवा है जिनकी शिक्षा पूरी हुई है, वो लायक है, वो पात्र है उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही, फिर भी वो बेरोजगार है। तो क्या इन दोनों में दोनों को एक ही जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या उनकी समस्याएं अलग अलग है?
नहीं, दोनों की समस्याएं अलग अलग है। जो उच्च शिक्षित युवा होते हैं वो जीवन के 25 से 27 साल 30 साल एजुकेटेड होने के बाद, शिक्षा के लिए अपना समय बिताने के बाद भी अगर उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वो उनके सामने जो समस्याएं आती है वो अलग तरह की समस्याएं आती है। वो एक परिवार पर भी बोझ बने हुए होते हैं, समाज का भी उनको ताना मिलता है, और जो उनका बुद्धि है, जो स्किल है, जिससे कि वो अपने स्किल के द्वारा देश के उन्नति में जो योगदान दे सकते हैं वो उस तरह का योगदान भी वो नहीं दे पाते हैं। तो जो सुशिक्षित बेरोजगार होता है उसके सामने कई तरह की समस्याएं होती है, और जो कम पढ़े लिखे लोगों में जो बेरोजगार है तो उनके लिए जो वर्क होते हैं वो किसी प्रकार का वर्क जो उनको मिलता है जीवन रोटी चलाने के लिए वो कर भी सकते हैं। लेकिन अगर सुशिक्षित युवाओं को उनके अनुकूल रोजगार नहीं मिला तो वो भी एक समस्या है। छोटा मोटा रोजगार या कम इनकम वाले रोजगार उनको मिलते भी है तो वो अपनी पूरी रुचि के अनुसार अपने स्किल का वहाँ पूरा प्रयोग वो करके नहीं दिखा पाते हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ जो है वो अलग समस्याएं होती है। दुनिया के दूसरे देशों का अगर हम लोग उदाहरण ले तो वहाँ की जो स्थिति और भारत की जो स्थिति है उसके मुकाबले भारत में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय और बहुत ही बुरी स्थिति है। जो यहाँ उच्च शिक्षित युवा जो होते हैं, चपरासी के पद के लिए अगर भारत में चपरासी के पद के लिए अप्लाई आता है तो उसमें जो एमबीए किए हुए और पीएचडी धारक युवा होता है वो भी उस चपरासी बनने के लिए वो जो है अप्लाई करता है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारों की क्या हालात है इससे आप समझ सकते हैं। जी संकेत जी। आप प्रेम कुमार जी हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं। सवाल यही है कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है दिन ब दिन उसके पीछे क्या कारण है? क्या केवल निजीकरण यही एकमात्र कारण है या और इसके पीछे कारण? प्रेम कुमार जी। संकेत जी, जी ये निजीकरण का जो मामला है ये 1990 में आया, तो निजीकरण से बेरोजगारी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और ज्यादा सत्यानाश हुआ है। जी। तो कहने का मतलब जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है या आर्थिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये मुद्दा लोकतांत्रिक व्यवस्था से और प्रतिनिधि क्षेत्र से, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया से युवाओं को बेदखल करने का कार्यक्रम है, बाहर रखने का कार्यक्रम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज वर्तमान में देश में है, विधेय पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान में इस प्रकार से बनाई गई है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भारत में है। अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी संख्या होती है उसकी उतनी भागीदारी होती है। तो अगर भारत में एससी है, शेड्यूल कास्ट है, वो 15% है, शेड्यूल ट्राइब 8% है, ओबीसी 52% है, माइनॉरिटी जो है वो 15% है, तो कुल मिला के एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी ये 85% है। और 85% लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए था वो रिप्रेजेंटेशन उस प्रकार से नहीं है। और दूसरा, बचे हुए जो 15% लोग जो है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिनको हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कह सकते हैं, तो ये 15% लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर पूरा नियंत्रण है और पूरा कब्जा है। अभी बेरोजगारी का जो रिपोर्ट सीएमआईई ने जो रिपोर्ट दिया, सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश किया तो इसका कहना है कि गांव देहात में यानी रूरल एरिया में करीबन 23.8% बेरोजगार है और शहरी एरिया में करीबन 25% बेरोजगार है। कहने का मतलब यह है कि जो बेरोजगारी के आंकड़े आज हमारे सामने आ रहे हैं, या बेरोजगारी अगर 60% बढ़ गई है, तो इन आंकड़ों को अगर भारत में कैटेगराइजेशन किया जाए, क्योंकि भारत जाति प्रधान देश है, कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये जाति प्रधान देश है। और जाति के आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए तो संविधान में जाति को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अगर एससी एसटी ओबीसी में अगर इस बेरोजगारी को अगर देखा जाए तो 15% लोगों में बेरोजगारी की संख्या हमें बहुत ही कम दिखाई देती है, 0.001% 2% हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो 85% का जो तबका है, जो बहुसंख्य है, जिनको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कहा जाता है,
उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सीएमआई ने और एक रिपोर्ट पब्लिश किया स्टेट वाइज। वो रिपोर्ट में सीएमआई कहता है कि जैसे कर्नाटक साउथ इंडिया का, वहां पर 29.8% बेरोजगार है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में 25.5% बेरोजगार है। तमिलनाडु में 49.8% बेरोजगार है। गुजरात में 18.7% बेरोजगार है। ओडिशा में 23.8% बेरोजगार है। गुजरात में 18.7% बेरोजगार है। जो दिल्ली है कैपिटल, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसका भी आंकड़ा चौंकाने वाला है कि इतना कैपिटल देश का होने के बावजूद भी वहां पे 16.7% बेरोजगार है। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उन क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िए। झारखंड जैसा एरिया है, वहां पे बहुमूल्य धातु है। संविधान के आधार पर करीबन वहां पर 44 प्रकार के धातु है। वो आदिवासी बहुल एरिया है, उस धातु का मालक आदिवासी है, फिर भी उस एरिया में 47.1% बेरोजगार है। बिहार में 46.3% बेरोजगार है। हरियाणा में 43.2% है। यानी ये जो आंकड़े जो स्टेट वाइज, महाराष्ट्र का भी आंकड़ा प्रकाशित किया गया, उसमें 12.3% बेरोजगार है। तो ये जो आंकड़े स्टेट वाइज जो भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं, तो ये आंकड़ों से पता चलता है कि इन आंकड़ों को जब हमने छानबीन की कि भाई एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के कितने बेरोजगार है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कितने बेरोजगार है, तो उनमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की संख्या में ज्यादा दिखाई दी। तो इसका क्या मतलब है कि 85% लोगों की संख्या ज्यादा है बेरोजगारी में और 15% लोग बेरोजगार में दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा क्या षड्यंत्र भारत में चल रहा है? जब इसकी छानबीन हम लोगों ने की तो छानबीन में हम लोगों को यह पता चला कि बेरोजगारी का जो मामला है, ये बेरोजगारी का मामला रोजगार या आर्थिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये मामला सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और सिस्टम में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से युवाओं को दूर रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मान लीजिए जो बेरोजगार है वो सादा ग्राम पंचायत के चुनाव का फॉर्म नहीं भर सकता, तो वो विधानसभा और सांसद का चुनाव का फॉर्म कहां से भरेगा? यानी रिप्रेजेंटेशन से उसको दूर रखा गया। रिप्रेजेंटेशन संविधान में किस प्रकार से कहा गया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर युवाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया। इसका यही कारण है कि तथाकथित आजादी के 72 साल में कांग्रेस ने 55 साल राज किया और बीजेपी ने 18 साल राज किया। कांग्रेस जाती है या बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है या कांग्रेस आती है। कांग्रेस किसने बनाई? तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, ये सारे के सारे अपर कास्ट के लोग थे। और कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई 1925 में। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार, ये भी अपर कास्ट के थे। और आरएसएस में जो पश्चिम बंगाल का जो उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी अपर कास्ट के हैं। इन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया और जनसंघ का ही रूपांतरण 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी रखा। ये भी अपर कास्ट के लोग हैं। यानी कांग्रेस भी अपर कास्ट का दल है, बीजेपी भी अपर कास्ट का दल है। तो जानबूझकर ये प्लान बनाकर भारत में जो आज की डेट में जो करीबन 60 करोड़ जो युवा है जो बेरोजगार है, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सुशिक्षित है, उन बेरोजगारों को, उन युवाओं को अगर बेरोजगार बनाकर रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये प्लान बनाकर काम कर रहे हैं कि युवा किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना आए, युवा किसी भी परिस्थिति में अपना समाज का प्रतिनिधित्व ना करे, अपने समाज का नेतृत्व ना करे। तो ये मुझे कारण नजर आ रहा है। और रहा सवाल निजीकरण का, तो कांग्रेस ने ही 1990 में एलपीजी लाया, उन्होंने ही 2005 में सेज लाया, उन्होंने ही 2012 में एफडीआई लाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बीजेपी जो है, जो कांग्रेस ने ग्राउंड बनाया प्राइवेटाइजेशन का, बीजेपी उसके ऊपर अमल कर रही है। और एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो है भारत की,
जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है वो सारे आज वर्तमान में प्राइवेट हो चुके हैं, सारा रोजगार जो है समाप्त हो चुका है। और मैं कुछ कारण आपको बेरोजगारी के रेफरेंस में बताना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस बीजेपी के लोग जो है युवाओं में ऐसा प्रचार करते हैं कि लोक संख्या बढ़ रही है, इस वजह से नौकरियां खत्म हो रही है, इस वजह से रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ये कारण सही कारण नहीं है, ये झूठ कारण है। उसका कारण यह है कि अगर लोक संख्या बढ़ी तो डिपार्टमेंट बढ़ने चाहिए, लोक संख्या बढ़ी तो वैकेंसीज निकलनी चाहिए उतनी। गवर्नमेंट ही कहता है कि 200 पॉपुलेशन पर एक नर्स होनी चाहिए, 250 पॉपुलेशन पर एक पुलिस होना चाहिए, 5000 पॉपुलेशन पर एक तहसीलदार होना चाहिए। अगर ये बात अगर भारत सरकार ही कहती है तो क्या वर्तमान में आज की डेट में ऐसी परिस्थिति नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रचार किया, वो प्रचार में कहा कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराकर देंगे। उन्होंने अभी तक किसी भी राज्य में 2 लाख नौकरी उपलब्ध कराकर नहीं दी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो हर साल में 200-300 वैकेंसी भरी जाती है। ऐसी परिस्थिति भारत में निर्माण हुई है। दूसरी बात और बेरोजगारी की अगर बताया जाए, नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ छोड़िए, अगर हर साल भी अगर 50 लाख भी नौकरी या 50 लाख भी अगर रोजगार उपलब्ध करा कर देते तो भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। और तीसरी बात अगर देखी जाए, जो लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग का मतलब जहां पर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, जहां पर एक परिवार के लोग उद्योग करते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। जो खुद मैन पावर अपने ही परिवार का मैन पावर इस्तेमाल करके अपने ही घर में उद्योग शुरू करते, ऐसे लाखों कुटीर उद्योग जो है वो बंद किए गए। अब लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योग जहां पर छोटे मोटे मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो वो लघु उद्योग भी छोटे मोटे बंद किए गए। और जब कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का जब हम लोगों ने आंकड़ा निकाला कि ये किन के उद्योग थे, तो ये उद्योग कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, ये उद्योग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के थे। इनमें अपर कास्ट का यानी ब्राह्मण बनियों का एक भी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग नहीं था। तो जिन लोगों के छोटे मोटे जो उद्योग थे, जिन पर परिवार चलता था, उनका बच्चा पढ़ाई करता था, वो उद्योग खत्म कर किए गए। और चौथा एक कारण है, एजुकेशन प्रणाली इतनी कमकुवत की गई कि जो प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज नहीं व्यावसायिक आ रही। एजुकेशन हमारे बच्चों को, एजुकेशन का निजीकरण करने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया। यानी 1990 में प्राइवेटाइजेशन आया, उस प्राइवेटाइजेशन में एजुकेशन का भी निजीकरण किया और एजुकेशन को पूरा खत्म करने के लिए राइट टू एजुकेशन का कानून लाया। यानी व्यावसायिक जो एजुकेशन है, व्यावसायिक एजुकेशन खत्म कर दिया गया। और आखिरी बात बेरोजगारी बढ़ने की, मैं आपको एक और बात नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो यांत्रिकीकरण है और जो औद्योगिकरण है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो यांत्रिकीकरण का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिकरण का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। जहां पे मैन पावर लगता था वहां पर आज मशीन काम कर रही है। और ये यांत्रिकीकरण और औद्योगिकरण है, ये सारे ब्राह्मण बनियों के बड़े बड़े उद्योग इस देश में बिठाए गए हैं। और हमारे समाज के जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है उसको खत्म किए गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बेरोजगारी का मुद्दा ये रोजगार से या आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था से, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से और नेतृत्व से वंचित करने का मामला है। जी, आपने कांग्रेस बीजेपी की जो नीतियां है उसको लेकर उसको बड़ा कारण बताया है बेरोजगारी बढ़ने के पीछे। लेकिन जहां तक राज्य सरकारों की अगर बात करें, जैसे बिहार है, बिहार में आपने कहा कि 40%, अगर मैं सही हूँ 40% से ज्यादा बेरोजगारी है। आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, इसके अलावा केरला ये स्टेट है, उसके बाद पश्चिम बंगाल ये स्टेट है। तो इन कई राज्यों में हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, कई राज्यों में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं थी इतने सालों तक। ये हो सकता है कि 2014 के बाद ये बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकारें बनना शुरू हो गया।
लेकिन उन इन प्रदेशों में जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, उसमें ज्यादातर वहां के जो स्थानीय पार्टियां थी, फिर चाहे वो बिहार की बात करें तो आरजेडी, जेडीयू, इनकी सत्ता रही है। नीतीश कुमार जी 15 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बहन जी अखिलेश यादव यानी सपा की सरकार रही है। तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके की सरकार है, केरला में कम्युनिस्ट है, या फिर पश्चिम बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों ने काम किया। तो ये कहना कि कांग्रेस और बीजेपी की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप एक प्रकार से जो स्थानीय पार्टियां है अलग अलग प्रदेशों की, तो उनको जैसे मानो आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने अपने राज्य में भी अगर रोजगार दिया होता तो भी ये नौबत नहीं आती, ऐसा नहीं लगता आपको? पहली बात तो ये सिस्टम, थोड़ा जो आपने सवाल पूछा बहुत ही गंभीर सवाल है ये। तो ये जो जितने भी पार्टियों के आपने नाम लिए, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, या चाहे ओडिशा में बीजेडी हो, या जो भी है, ये सारी जो पार्टियां हैं, पहली बात तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां है, और ये पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है। जो खुद ही पार्ट एंड पार्सल है, तो निश्चित रूप से ऑब्वियसली उनके नीति के ऊपर इन लोगों को चलना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस और बीजेपी ने ये इस प्रकार से ये षड्यंत्र भी इस देश में किया गया है, प्लान बनाकर, कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की कोई नेशनल लेवल की पार्टी ना बने और कोई नेशनल लेवल का लीडर ना बने, ताकि इन समाज को सही दिशा दे सके। उन्होंने प्लान बनाकर ये काम किया है। और जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जितनी भी पार्टियां है, वो क्षेत्रीय पार्टियां है। आगे जाकर वो कुछ जाति की पार्टियां बन गई है। तो इस प्रकार से जो द्विदलीय जनतंत्र है, इस द्विदलीय जनतंत्र को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। द्विदलीय जनतंत्र का मतलब है कि एक अगर सत्ता में है तो दूसरा दल विरोध में होना चाहिए। लेकिन भारत में द्विदलीय जनतंत्र, ये द्विदलीय जनतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया है। और जो बाकी की एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो पार्टियां है, ये क्षेत्रीय पार्टियां बन गई है, आगे जाकर जाति की पार्टियां बन गई है। तो निश्चित रूप से ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, लेकिन इनको गेडाम जी बिहार की बात करें, चूंकि हम लोग बिहार में हैं, बिहार जी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी को कवर करने के लिए पूरी एमएनटीवी की टीम यहाँ पर बिहार पटना में मौजूद है। जी 15 साल तो जेडीयू ने, आरजेडी हो, जेडीयू है, उन्होंने, उनकी सत्ता रही है 15 साल से ज्यादा समय, अगर मैं सही हूँ। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की कई सालों तक सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की कई सालों तक सत्ता रही है। और यही यही जो प्रदेश है, यही वो राज्य है जहां से रोजगार ढूंढने के लिए जो युवा है वो बड़े पैमाने पर दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, या फिर अलग अलग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज देश में है वहां पर जा रहे हैं। तो अपने प्रदेश में रोजगार देने के लिए उनको किसने रोका था? क्या जेडीयू ने ये ऐसा नहीं कर सकती थी? क्या बीएसपी जब सत्ता में थी, 3 बार 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, तो क्या उन्होंने वो ऐसा नहीं कर सकती थी? वहां उनको कांग्रेस ने किस प्रकार से रोक कर रखा था, किस प्रकार से बीजेपी ने रोक कर रखा था? यहाँ बिहार में कई सालों तक देखा है कि कांग्रेस लालू जी को टिकट मांग रही थी, इतने 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 सीट हमें दे दो। तो जो टिकट मांग रही है वो खुद पॉलिसी, राज्य के पॉलिसी मेकिंग में किस प्रकार से रोल प्ले कर सकती है? राज्य के पॉलिसी मेकिंग में ये लोग रोल कर सकते थे, लेकिन इसका जवाब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब ने इसका जवाब ये दिया कि पुनः करार से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जो निर्माण होने चाहिए थे, लड़ झगड़ने वाले जो प्रतिनिधि समाज में निर्माण होने चाहिए थे, ये लड़ झगड़ने वाले प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि ये तलवे चाटने वाले प्रतिनिधि है। जैसे जैसे एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं, जैसे साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म जो अमेरिका है, तो उन्होंने अपना साम्राज्यवाद प्रस्तापित रखने के लिए अन्य देशों में दलाल पूंजीपति उन्होंने रखे हुए। तो उसी प्रकार से
ये स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की हो, या चाहे बहन जी की हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की हो, या जो भी ये स्टेट वाइज पार्टियां है, ये स्टेट वाइज पार्टियां भी कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर ही ये लोग काम करते हैं। आपका कहना स्वाभाविक है कि कुछ दिन तक कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव जी को टिकट मांगा, ये कहना आपका बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जो द्विदलीय जनतंत्र की जो मैं बात कर रहा हूं, देश की पॉलिसी मेकिंग की जो बात कर रहा हूं, नीति की जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो नीति निर्धारित करने की जो बात मैं कह रहा हूं, ये द्विदलीय जनतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये द्विदलीय जनतंत्र ही कांग्रेस बीजेपी के नियंत्रण में है। और ये जो जितनी भी क्षेत्रीय जो पार्टियां है, ये पार्टियों के जो प्रतिनिधि और नेता है, ये कहीं ना कहीं लटके हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो इस वजह से ये खुलकर बहुजन समाज की पार्टियां दिखाई देती है, लेकिन बहुजन समाज के लिए काम करते हुए नजर नहीं आती। उसका मौलिक कारण है कि अगर ये बहुजन समाज के लिए अगर काम करने का अगर ये प्रयास भी करते हैं, तो कांग्रेस बीजेपी वाले उनका पूरा रिकॉर्ड जो है, उनकी फाइल जो है, उनके सामने रख देते हैं। जैसे रामविलास पासवान जी को लेकर और नीतीश कुमार जी को लेकर जो उन्होंने किया बिहार सरकार बनाने के लिए, ये उदाहरण हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जैसे 2009 में आपने बहन जी की बात की, तो 2009 में जब संसद में राइट टू एजुकेशन का, हमारे सत्यानाश का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सत्यानाश का बिल पारित हो रहा था, तो कांग्रेस ने बसपा को समर्थन नहीं मांगा, बगैर मांगे बसपा ने समर्थन दे दिया। तो कहने का मतलब जो है, ये अपनी अपनी अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग जो है उनके पॉलिसी को फॉलो करते हैं। एक एक जिसका जिक्र शायद मोहन जी ने भी किया, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करके 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोगों के वोट बटोरे और सत्ता में आए, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। चलो ठीक है कि वो एक चुनावी जुमला था, चुनाव के रैलियों में कहने वाली एक बात थी जिसे लोग भूल भी गए हैं शायद। लेकिन सरकार ने उसके बाद जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, फिर चाहे वो स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, या फिर मेक इन इंडिया हो, उन योजनाओं का रोजगार निर्माण में कितना उपयोग हुआ, क्या उससे कुछ रोजगार का निर्माण हुआ है या नहीं? पहली प्रेम बात तो कुमार जी। ये सारी बकवास योजनाएं हैं और बकवास बातें हैं बीजेपी और कांग्रेस की। जैसे स्टार्टअप इंडिया जो है, ये 2015 में बीजेपी ने घोषणा की 15 अगस्त को, और 2016 से इसको लागू किया गया। ये व्यापार और उद्योग के संबंध में ये स्टार्टअप इंडिया योजना उन्होंने लाई कि युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम उन्होंने इस योजना के अंतर्गत शुरू किया। और उन्होंने कहा कि हम 25 करोड़ जिनकी इनकम है और उससे कम जिनकी इनकम है 25 करोड़ से, उन उद्योगों को इस स्टार्टअप इंडिया में लिया गया ताकि वो लोग युवाओं को रोजगार दे सके, इसलिए ये योजना लाई। अब आपको मैंने वही बात बताई कि भारत में बेरोजगारी जो है 85% जो लोग है एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के, उनमें ज्यादा है। 15% में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में है ही नहीं बेरोजगारी। तो ये जो 25 करोड़ तक के जो बिजनेस उन्होंने स्टार्टअप इंडिया में लिए, तो इसका भी डेटा हम लोगों ने जब कलेक्ट किया तो 25 करोड़ तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई भी बिजनेस नहीं है। सारे के सारे बिजनेस ब्राह्मण बनियों के भरे हुए। और जब सारे के सारे बिजनेस ब्राह्मण बनियों के भरे हुए, तो वो कमाने में लगे हुए हैं, वो रोजगार देने के लिए बिजनेस निकाले हुए नहीं है। अगर एससी एसटी ओबीसी के बिजनेस होते तो शायद हम कह सकते थे कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं के लिए कुछ वहां पर प्रावधान होता। लेकिन ये ब्राह्मण बनियों के बिजनेस है, तो ये स्टार्टअप इंडिया जो है, ये युवाओं को जोड़ना और वोट के लिए सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल करना, ये अभियान है। दूसरा जो स्किल इंडिया अभियान की जो चर्चा की गई है, ये भी 15 जुलाई 2015 को इसको घोषित किया गया। ये देश के युवाओं को कम से कम 40 करोड़ युवकों को ये रोजगार देने का कार्यक्रम था। अब स्किल इंडिया क्या है?
तो जिसके पास जो स्किल होगा, कौशल्य होगा, कौन सा, अगर किसी के पास हजामती का कौशल्य हो, किसी के पास पकोड़े तलने का कौशल्य हो, किसी के पास भजिया तलने का कौशल्य हो, किसी के पास कपड़ा बुनने का कौशल्य हो, तो ये जो स्किल है, तो भारत सरकार ने कहा कि हम 40 करोड़ युवकों को स्किल इंडिया के तरफ, स्किल इंडिया के माध्यम से हम उनको योजना देंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम अभी तक भारत में लागू नहीं किया। 4 करोड़ छोड़िए, 4 लाख लोगों, युवाओं को अभी तक किसी भी प्रकार का योजना नहीं दिया। ये भी स्किल इंडिया का जो कार्यक्रम है, ये भी युवाओं को जोड़कर उनके वोट लेने का कार्यक्रम था। अब ये मेक इन इंडिया जो है, ये मेक इन इंडिया 2011 में जो कांग्रेस ने कार्यक्रम ये चलाया था, स्किल इंडिया भी, स्टार्टअप इंडिया भी, ये सारे कार्यक्रम जो है ये कांग्रेस के द्वारा ही चलाए गए कार्यक्रम है। सिर्फ बीजेपी उसको बढ़ावा दे रही है और बीजेपी उसका प्रोपेगेंडा कर रही है। तो ये मेक इन इंडिया क्या है कि विदेशी कंपनियां भारत में आएगी और यहाँ पर उद्योग करेगी और उद्योग करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देगी। तो मैं इस बात पर एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि एक कंपनी भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की, और भारत को 150 साल गुलाम बनाकर गई। अभी 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है और 27,000 कंपनियां भारत में आएगी तो आप अंदाजा लगाइए भारत कितना गुलामी में जाने वाला है। और ये 27,000 कंपनियां जब आएगी तो एक कंपनी एक्ट होगा, वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं तो उस एक्ट में इस प्रकार से प्रावधान किया गया है कि एक कंपनी के 100 मिलिट्री फोर्स होंगी उनकी स्वतंत्र, तो 100 और 27 लाख कंपनियां, तो ये तो 27,000 कंपनियां, ये तो 27 लाख मिलिट्री फोर्स उनकी हो जाएगी और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार भारत सरकार को नहीं होगा और भारत के जनता को नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए किसी एरिया में उन्होंने सेज बनाया और वहां पर उन्होंने वॉल कंपाउंड किया, तो जैसे वेस्ट बंगाल में नंदीग्राम क्षेत्र में जो सेज निर्माण हुआ, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, यहां से भारत की हद समाप्त होती है। इसका अर्थ क्या है कि अंदर अगर कोई जाएगा तो वो लोग निर्धारित करेंगे वो देना या नहीं देंगे। मान लीजिए अगर कोई जानवर चला गया उस क्षेत्र में तो वो निर्धारित करेंगे उस जानवर को देना है या नहीं देना है। और गलती से अगर कोई हमारे लोग अगर अंदर चले गए, कोई महिला ही अंदर चली गई उस क्षेत्र में सेज के, तो ये जो है ये रोजगार देने का कार्यक्रम नहीं है। स्टार्टअप इंडिया और ये स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, ये बकवास बातें हैं कांग्रेस और बीजेपी की। ये युवाओं को जोड़कर सिर्फ वोट लेने का कार्यक्रम है, दूसरा मुझे कोई कार्यक्रम नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने पहले ही दौर में कहा कि बेरोजगारी ये मुद्दा रोजगार या आर्थिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बेरोजगारी ये मुद्दा प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, जो युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर रखने का सीधा कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं। मोहन जी, आपने ये अभियान शुरू किया है, 9 तारीख से ये अभियान शुरू हुआ, 1 हफ्ते तक चला। आपके इस अभियान को कितना समर्थन मिला, कितने लोगों ने आपको समर्थन दिया, और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाए जाते हैं उसका सरकार पर कुछ असर होता है, या आपके अभियान का सरकार पर कुछ असर हुआ? ये अभियान हम लोगों ने 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चलाया। इस अभियान में देश भर में जो युवा और बेरोजगार हैं, लाखों युवाओं और बेरोजगारों का हम लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ। खास करके कुछ बहुजन संगठन जो है, उन बहुजन संगठनों का भी हम लोगों को देश स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ और लाखों की संख्याओं में युवाओं ने अपना फेसबुक प्रोफाइल बदल के, ट्विटर पे अपने नाम के पहले लगाकर, वहां प्रोफाइल बदलकर, व्हाट्सएप डीपी स्टेटस में मैं भी बेरोजगार लिखकर उन्होंने हमारा समर्थन किया। और जहां तक आपने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उसका सरकार पर कितना, मोहन जी आपकी आवाज कट गई है।
मोहन जी, हमसे उनका नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैं प्रेम कुमार गेडाम जी से तो जी ईवीएम जी की वजह बोलिए। से, जी जी, जी तो ईवीएम की वजह से सरकार पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी देश में युवाओं के साथ समस्या है, जो एजुकेशन का मामला है वहां समस्या है, महिलाओं के साथ समस्या है, किसानों के साथ समस्या है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर व्यक्ति के साथ। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया हुआ है कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसका मतलब होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जो है वो जीते जा रहे हैं। तो सरकार को ऐसा लगता है कि हम अगर किसानों के लिए काम नहीं करें, विद्यार्थियों के लिए काम नहीं करें, तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हमको वोट नहीं देंगे, हम वोट किसी और को दे। लेकिन बीजेपी अभी चुन के आ जा रही है, क्योंकि वो ईवीएम में घोटाला करके जीत रहे हैं। तो ये ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है, सर जितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ रहा है। फिर भी हम लोगों का एक प्रयास है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो देश के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, इस पर चर्चा करती हुई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इसको उठाती हुई राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर जी सरकार, हम मोहन जी। लोगों ने इसमें सरकार से, जी, हम लोगों जी ने जी बोलिए। सरकार से मांग किया कि या तो रोजगार दिया जाए, या हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में जो रोजगार है उनको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन, इससे भी ज्यादा बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर हम लोग उग्र आंदोलन करने का प्लान बना रहे हैं। वो जल्दी ही हम लोग जी करेंगे। जी, जी आपने कहा कि मीडिया ये जो समस्या है उस पर बात नहीं करती। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं होती है, और जो थोड़ी बहुत भर्तियां निकल भी जाती है या भर्तियां आती है, तो वो भी अंदरूनी खाते में जो है, जिन लोगों को पहले ये समझ में आता है, जानकारी मिलती है, वही लोग वो नौकरियां खा जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को हो या जिस किस प्रकार से वो अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती है। आम जनता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अखबार में एक दो लाइन की खबर आती है, या फिर कोने में क्लासिफाइड्स में वो सारा वो जानकारी दी जाती है, लेकिन आम जनता पर, मास लेवल पर उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है। क्या कहेंगे इस पर? क्या ये भी एक वजह है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, और जिसकी वजह से लोग भर्तियों में मतलब आवेदन नहीं करते हैं? मोहन जी। ये भी एक वजह हो सकता है, लेकिन जो, जी, ये भी एक वजह हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मामला है, जैसा कि प्रेम कुमार गेडाम जी ने अभी बताया, कि ये बेरोजगारी और आर्थिकता का मामला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व से वंचित करने का मामला है। और देश के जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उस पर अगर आप प्रतिनिधित्व के मामले में देखते हैं, तो जो 85% की बहुजन आबादी है उसका प्रतिनिधित्व 10 से 15% है। और जो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियां हैं, इनका प्रतिनिधित्व, इनकी संख्या 15% है, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व 80 से 85% तक है। तो लगभग सारे उच्च पदों और लोकतांत्रिक संस्थाओं और नौकरियों पर उनका ही एक तरह से कब्जा है। तो जो वैकेंसीज आने की बात है, एक तो जो वैकेंसीज आती है वो भारत के रोजगार योग्य आबादी के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसीज आती है, यानी बहुत कम निकलती है। दूसरा, वैकेंसीज जो आती है, आप ही अभी बता रहे हैं कि अंदर के ही लोग खा जाते हैं। तो जो लोग वहां बैठे हुए रहते हैं, उनके ही परिवार के लोग भाई भतीजावाद और भाई भतीजावाद करके वो अपने ही लोगों को वहां पर जो है वो खींच लेते हैं। बाहरी लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, और पता भी चलता है तो योग्य होते हुए भी वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग पहले से पदों पे बैठे हुए होते हैं वो अपने ही लोगों को जो है उस पद पे वो वहां पर खींच लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी प्रेम कुमार गेडाम जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, बोलिए सर। जी, तो ये अंतिम, हम अभी एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा, जिसके आप राष्ट्रीय प्रभारी है, क्या संगठन है आपका, किस प्रकार से काम करता है, और क्या कार्य प्रणाली है? क्या लोगों की, या यानी जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी दूर करने का भी आप काम करते हैं या नहीं? ये मैं जानकारी संगठन के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा। जी जी, संगठन के बारे में मैं जानकारी तो दूंगा ही, लेकिन साथ में बेरोजगारी को लेकर और एक मुद्दा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, ताकि जी समाज को आपके टीवी के द्वारा ये जानकारी प्रोवाइड हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 1990 में जो प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने लाया,
तो ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी, ये एक प्राइवेटाइजेशन कारगर है। लेकिन अगर इसका असल में इतिहास देखा जाए कि जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा रोजगार या आर्थिकता से जुड़ा हुआ नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से और प्रतिनिधित्व से वंचित रखने का कार्यक्रम है। तो ये प्लान कब से उन्होंने बनाया? तो जब मूल निवासी बहुजन समाज में 85% मूल निवासी बहुजन समाज में जब 70 के दशक में मान्यवर काशीराम साहब का जब नेतृत्व निर्माण हुआ, तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने ये प्लान बनाया कि अगर इस समाज में अगर इस प्रकार का सक्षम नेतृत्व निर्माण हुआ, ऐसा ही नेतृत्व अगर हर जाति में, हर एरिया में और हर क्षेत्र में अगर निर्माण होगा, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी को बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए युवाओं को अलग ट्रैक पर ले जाना बहुत जरूरी था। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी ने ये बेरोजगारी का कार्यक्रम इस देश में लाया। अब जो बेरोजगार युवा है, जो ग्रेजुएट युवा है, वो बेरोजगार युवा किसी एनजीओ में काम कर लेता है 5,000 में, 3,000 में, 7,000 में। आज की वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है संकेत जी कि जो ग्रेजुएट युवा है, वो ग्रेजुएट युवा अपने बच्चे को ग्रेजुएट नहीं बना पाएगा, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई है। अनपढ़ माँ बाप ने मेहनत करके बच्चे को ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसको टेक्निकल एजुकेशन दिया, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन दिया, लेकिन आज वर्तमान की ऐसी परिस्थिति युवाओं की बन गई है कि वो अपने खुद के बच्चे को वो ग्रेजुएट नहीं बना पाएगा। ऐसी परिस्थिति इस देश में निर्माण हो चुकी है और इसका समाधान ही वर्तमान में नहीं हो रहा है। उसका मौलिक अगर कोई कारण है तो मोहन जी ने एक बात सही कही, और वो है ईवीएम। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा मानते हैं और सोचते हैं कि हम युवाओं के वोट से थोड़ी ना चुनकर जाते, हम तो मशीन से चुनकर जाते। जब चुनकर ही मशीन से जाते हैं तो युवाओं की समस्याओं का समाधान करने की क्या जरूरत है? तो ये बात अभी भारत के 60 करोड़ युवाओं ने समझना बहुत जरूरी है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जब तक बंदोबस्त नहीं होगा, तब तक भारत की सिस्टम में रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर नहीं जाएगा, और जब तक रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर नहीं जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार की कोई योजना भारत में बेरोजगारी, ये जो मसला है, इसको खत्म करने के लिए बनाई नहीं जाएगी। क्योंकि जो बेरोजगार होता है वो व्यक्ति अपना 500 में 1,000 रुपए बेच देता है। रोजगार होता है वो 500 में और 1,000 रुपए में अपना वोट बेच देता है। यानी बेरोजगारी ये फंडा युवाओं को वोट बेचने लायक बना दिया है। इतने निचले स्तर पर बेरोजगारी आज चली गई है। तो ये परिस्थिति इस देश में निर्माण हुई। रहा सवाल हमारे संगठन का, तो हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा, जो ये संगठन है करीबन 22 राज्य में हम लोग आज की डेट में कार्यरत है, 196 जिला में हम लोग कार्यरत है इस देश में, और बहुत सारे युवा जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवा इस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज का ऑर्गेनाइजेशन है। उन युवाओं के लिए, जो युवा बेरोजगार है, उनके लिए ये बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाए, उनको इतना सक्षम बनाया जाए ताकि वो अपना समाज का नेतृत्व कर सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। बेरोजगारी मोर्चा, जो हमने बेरोजगार मोर्चा बनाया, ये रोजगार देने के लिए मोर्चा नहीं बनाया, क्योंकि रोजगार देने का काम जो है वो सरकार का है। संविधान ने उनकी ड्यूटी लगाई। संविधान में 2 राइट्स है, एक है राइट्स एंड ड्यूटी, यानी ये जनता का राइट्स है, ये युवाओं का राइट्स है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उनको हर चीज मिलनी चाहिए, और ये सरकार की ड्यूटी है। तो सरकार बेरोजगारी मसले को खत्म करने के लिए रोजगार की योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन वो बना नहीं रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मामला जो है ये रोजगार या आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये मामला डायरेक्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने जो प्लान बनाया, अभी एक अभियान हम लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं भी बेरोजगार। इसमें छात्र अपनी अपनी डिग्री, अपना अपना
नाम लेकर वीडियो वायरल कर रहे हैं, पोस्ट बनाकर डाल रहे हैं। और दूसरा एक अभियान अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि पीएमओ हाउस को एक पत्र हम लोग लिख रहे हैं। उस पत्र में हम कहेंगे कि भाई मैं इतना एजुकेशन पढ़ा लिखा हूं, इतने साल से मैं बेरोजगार हूं, मुझे एक तो रोजगार दिया जाए या फिर बेरोजगारी भत्ता प्रति माह 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये हो सकता है, उसका कारण है क्योंकि ये योजना विदेश में चल रही है। विदेश में अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है और जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक वहां की सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देती है और उसका टाइम बॉम्ब कार्यक्रम होता है 6 महीने का। अगर 6 महीने के अंदर उसको रोजगार नहीं मिला तो फिर वो और बढ़ाते हैं बेरोजगारी भत्ता। लेकिन सरकार उन देशों की कोशिश करती है कि 6 महीने के अंदर इस युवाओं को, सुशिक्षित युवाओं को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो ये कार्यक्रम विदेशों में ऑलरेडी ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये और एक अभियान हम लोग चलाने वाले हैं आने वाले दिनों में भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा। और वो अभियान ये है कि जो भी पढ़ा लिखा सुशिक्षित बेरोजगार है वो अपने अपने एरिया में जो जनता के प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, हम लोग प्लान बना रहे हैं कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वो उनके घर में जाएंगे। अब वो क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के, उनके घर में जाएंगे और कहेंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, घर वाले खाना नहीं दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, तो इसीलिए एक तो आप हमें रोजगार दीजिए, नहीं तो फिर आपके घर में जब तक रोजगार नहीं मिलता हम तब तक रुकने वाले हैं। हमारी सारी व्यवस्था जो है आप कीजिए। ये भी एक अभियान हम लोग विधायक और सांसद के घर के सामने ये अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा एक ही संदेश आपके एमएन टीवी के द्वारा मैं भारत के तमाम युवाओं को देना चाहता हूं कि अभी हम लोगों को अलग अलग लड़ने के बजाय, क्योंकि हमारे युवा जो है वो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश भर में, हमारे बेरोजगार लोग जो है वो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ने के बजाय, अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय अभी अगर हम लोग एक झंडे दंडे एजेंडे के नीचे आकर, आप अपने झंडे दंडे एजेंडे लेकर आइए, हम भी अपना झंडा दंडा एजेंडा लेकर आते, अगर एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अगर ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और मजबूत करते हैं इस लड़ाई को, तो ये मसला हम लोग हल कर सकते हैं। इस अभियान के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया संकेत प्रेम जी। कुमार गेडाम जी। जी मोहन जी। हाँ संकेत जी, मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो अभी ये अभियान चला रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का फेसबुक पे कमेंट आ रहा है कि वो कांग्रेस से हम लोगों को जोड़ रहा है। होता ये है कि अभी कोई भी जैसे बीजेपी के विरोध में बोलता है तो उसको लोग कांग्रेसी बता देते हैं और कांग्रेस से जोड़ देते हैं। तो जैसा कि प्रेम कुमार गेडाम जी ने बताया कि इस संकट का जिम्मेदार जो है, मुख्य जिम्मेदार कांग्रेस ही है। 1991 में जो एलपीजी ला करके प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, ये हम लोग बीजेपी अभी सरकार है उसके विरोध में चला रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस के समय में स्थिति अच्छी थी। इस संकट का जो निर्माता वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस ने ही प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, कांग्रेस ने ही एफडीआई लाया, कांग्रेस ने ही सेज लाया। तो इस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके, क्योंकि सिर्फ ये रोजगार का मामला नहीं है, बहुजन समाज के जो हमारे छात्र युवा है उनको प्रतिनिधित्व से वंचित करने का मामला है। तो मैं अंतिमतः इतना ही कह के और सभी बेरोजगारों से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम आपकी आवाज बन के भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से देश भर में हम लोग आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार से आपके हित के लिए मांग करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट संकेत जी इस संदर्भ में बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो बात मोहन जी ने कही कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये जो वर्तमान सरकार के विरोध में जो अभियान शुरू की, तो कुछ लोग जो कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ये चचेरे भाई है, मौसेरे भाई है और एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। ये एक ही है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने जनसंघ बनाया, जनसंघ का रूपांतरण बीजेपी में हुआ। अगर रिश्ते में अगर देखा जाए तो कांग्रेस दादी है, आरएसएस बाप है और बीजेपी पोता है। एक ही परिवार के लोग है। दादी जा रही, पोता आ रहा है, पोता जा रहा है, दादी आ रही
और कौन आएगा ये बाप निर्धारित कर रहा है मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघचालक। इसीलिए कोई अगर हम लोगों को अगर ऐसा कहते हैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा को कि ये फला फला व्यक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जो है युवाओं का जो भविष्य है, आज का युवा देश का भविष्य है, उसको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई भारतीय बेरोजगार मोर्चा लड़ रही है। जी, शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने हमें समय दिया और भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी असली वजह, उसके असली कारण और उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं ये हमें जानकारी दी। केंद्र सरकार की जो पॉलिसियां है उसकी वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। राज्य सरकार की जहां तक बात है, राज्य सरकार के अधीन कम नौकरियां है, ज्यादातर नौकरियां जो है वो केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ही ये नौकरियां उपलब्ध नहीं कर रही है, बेरोजगारी जानबूझकर बढ़ा रही है। जैसा प्रेमवर गेडाम जी और मोहन यादव जी ने कहा कि ये बेरोजगारी केवल रोजगार या आर्थिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जानबूझकर कांग्रेस, बीजेपी के जो लोग हैं ये भारत के बहुजन युवाओं को इससे वंचित रखना चाहते हैं, इस अधिकार से यानी बाहर रखना चाहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से। तो ये बातें उन्होंने बताई, एक की पॉइंट था। उसके अलावा ईवीएम जो है, ईवीएम भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। जो कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं उनको लग रहा है कि अगर ईवीएम से ही, मशीन से ही हमें चुनाव जीतना है तो हमें किसी के लिए काम करने की क्या जरूरत है। इस मानसिकता की वजह से, इस सोच की वजह से ये बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। केवल बेरोजगारी ही नहीं, देश में तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, किसानों की आत्महत्या से लेकर महिलाओं की असुरक्षितता जो है वो भी बढ़ रही है। तो इसके पीछे ईवीएम कारण है, ये उन्होंने बताया। मैं इन दोनों मान्यवरों का फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और बेरोजगारी ये जो विषय है, इस पर ये जो हमने लगभग 1 घंटे तक की जो चर्चा की है अलग अलग पहलुओं पर, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे दर्शक जो देखते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, तो आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि अगले और कौन से विषय पर एमएनटीवी ने इस प्रकार के चर्चा सत्रों का आयोजन करना चाहिए। शुक्रिया।